हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं नीट में आने वाले 45 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो चार्ज है, एक है Q, दूसरा है माइनस Q, ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा था, F। अब इस चार्ज का 25% निकाल करके इसमें भेज दिया गया है, तो अब 25% निकाल के जब इसमें भेज दिया गया तो नया फोर्स कितना आएगा। तो इस केस में फोर्स कितना होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी फोर्स क्या आ गया, माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया गया है, इसमें का 25% निकल गया तो नया फोर्स क्या आ जाएगा, नया फोर्स क्या आ जाएगा, K रहेगा सेम, इसका 25% निकल गया है तो Q में से Q/4 को निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3Q/4, और ये जो निकला है Q/4 ये इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो माइनस Q में Q/4 क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये कितना आ जाएगा, -3Q/4। तो आप Q2 की जगह क्या लिख दोगे, -3Q/4 अपॉन में R स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, -KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये तो पहले वाला फोर्स है, तो हमारा नया फोर्स आ जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज मान लो और प्रोटॉन पे E + ΔE चार्ज मान लीजिए, और उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिलाकर जो 2 हाइड्रोजन एटम है, इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, तो ΔE किस ऑर्डर का होगा ये बताया गया है। ठीक है, तो अब ये नेट फोर्स इस पर 0 तभी लगेगा जब इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, इक्वल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इसके लिए दोनों का चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पे चार्ज कितना बोला उन्होंने, E + ΔE, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बोला, -E, तो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना हो गया, ΔE। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दो, K Q1 ΔE, Q2 भी क्या हो गया, ΔE अपॉन में डिस्टेंस कितना है, d²। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, Gm1, हाइड्रोजन का मास, दोनों हाइड्रोजन ही है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में d² से d² कैंसिल आउट हो गया। हमें ΔE की वैल्यू चाहिए, तो ΔE का स्क्वायर देखिए किसके इक्वल आ गया, ΔE का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, G मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में K की वैल्यू। अब जैसे देखो कितने स्मार्ट तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, हाइड्रोजन का मास ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखते हैं 1.7 ले लेते हैं इसको, इंटू 1.7 × 10⁻, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 54 अपॉन में क्या आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10�9। अब जल्दी से देखिए ये ΔE² की वैल्यू आने वाली है, क्योंकि हमारे पास नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है, तो हमें शॉर्टली स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, एकदम जल्दी से। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसको देखो, ये तो हमें पावर कोई भी पॉइंट वगैरह तो दे ही नहीं रखा था, सारे पावर को ध्यान से देखिए, देखो 6.67 अब 1.7 डिवाइड बाय 9, ये सब चीज तो लगभग कट ही जाएगा इससे, है ना, लगभग सिर्फ पावर को देखिए तो कितना आ जाएगा, 10⁻11 -54 और ये माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा, 10⁻, ये हो जाएगा -74, और ये ΔE का स्क्वायर है, अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, ΔE की वैल्यू आ जाएगी 10⁻−37, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो 4 दिन लग जाएगा, आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना था। देखो पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इतना तो नहीं कि पॉइंटों का छोटा मोटा डिफरेंस है, देखो -37 -47 20, तो बहुत गैप है। तो अब इस फ्रैक्शन सबको हटाओ, सबके पावर को सॉल्व करके देख लो, ये आंसर आ गया।
देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला है, दो चार्ज स्फीयर है और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से ये ऐसे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और एल लेंथ के स्ट्रिंग से ये दोनों सस्पेंडेड है। अब क्या हुआ है, इस चार्ज दोनों चार्ज में से लीकेज स्टार्ट हो गया, दोनों में से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो v है और ये जो बीच का डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन है, किस तरह से वेलोसिटी x के साथ वेरी कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए इस चार्ट पे देखिए जल्दी से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इस पे सबसे पहले इसका वेट mg, इस धागे में लगने वाला फोर्स टेंशन T, और कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देते हैं जल्दी से। एक ही चार्ज को लेना, इसको या इसको। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इस टेंशन का दो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा T cos थीटा और इधर आ जाएगा T sin थीटा, और इधर लगेगा कौन सा फोर्स, एक और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये इतने फोर्स हो जाएंगे। अभी ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वेट कर दीजिए। T पहले इसको इक्वेट कीजिए, T cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, इक्वेशन 1, और T sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। तो T sin थीटा हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक खोल देते हैं, कितना हो जाएगा, K, दोनों का चार्ज सेम है, Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, x स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। हम 2 को क्या कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को 1 से जैसे डिवाइड करेंगे तो T से T कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा, tan थीटा, और ये लिख दीजिए KQ स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, mg। ये आ गया। अब ये जो रिपल्शन हो रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है, ये लीकेज की वजह से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो ये एंगल काफी छोटा होगा। जब थीटा काफी छोटा होता है, तो टेन थीटा को आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। जब थीटा स्मॉल होता है तो आप यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में mg। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना, पूरा x है तो परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, x/2, तो ये हो जाएगा x/2, और हाइपोटेनियस कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर mg। आप गौर से देख लो, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, K कांस्टेंट, M कांस्टेंट, G कांस्टेंट, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो x क्यूब हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, x क्यूब के। हम जब भी नीट का क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना होता है, कम टाइम में कैसे आंसर को टिक करना होता है। तो बाकी सब कांस्टेंट को छोड़ दिया, Q स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, x क्यूब के। तो Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, x की पावर 3/2 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, एक कांस्टेंट लगा दो कुछ भी, x की पावर 3/2। अब हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट रेट से वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज तो निकालूं, चार्ज के लीक होने का रेट तो निकाल लूं, तो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, dq/dt इज इक्वल टू k, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 3/2 x की पावर 1/2, अब फिर इनटू में करना पड़ेगा आपको dx/dt, चेन रूल के अकॉर्डिंग। ये चीज तो उन्होंने क्या बोला है, कांस्टेंट है। तो यहां से देखिए dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये सब कांस्टेंट, ये सारा चीज क्या हो गया, कांस्टेंट, सब इधर कांस्टेंट लिख देता, ये भी कांस्टेंट में खत्म। ये हो गया x की पावर 1/2, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -1/2, ये फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2010 में आया हुआ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। दो चार्ज है जिसपे दोनों पे चार्ज क्या है, Q, और वो के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, और उस पे फोर्स क्या लग रहा है, F। तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, यानी N की वैल्यू बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी। तो चलिए पहले कूलम्ब लगाते हैं, F इज इक्वल टू K
Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, डी स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर K की वैल्यू डाला उन्होंने, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K को आप भी क्या लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, F, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर का अंडर रूट। चार्ज ही क्यों निकाला, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इससे निकलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E, तो N इज इक्वल टू ये रहा Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर अपॉन में E, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर, और इसको हम अंदर लिख सकते हैं E स्क्वायर, तो E स्क्वायर का बाहर E ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है नीट 2018 का ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन को h हाइट पर से रेस्ट पर से क्या करा दिया गया, फॉल करा दिया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे, नीचे गिरेगा। उसके बाद रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करके प्रोटॉन को गिरा दिया गया, तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दोनों नीचे गिरेगा। तो बोला किसको ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में, यानी इलेक्ट्रॉन को जो लगने वाला टाइम है, अब प्रोटॉन को जो लगने वाला टाइम है गिरने में, किसका ज्यादा लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है प्रोटॉन से ज्यादा होगा या कम, ये बताना है। तो चलो देखते हैं, तो दोनों पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, F किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू E, तो A किसके इक्वल आ गया, QE अपॉन में M, ये आ गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये एक्सेलरेशन। देखिए, तो हम अब क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, डिस्टेंस वाला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S तो कितना है, हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी कितना, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा, QE अपॉन में mt स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये क्या आ गया, ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर जो हो गया वही सारा इधर चला जाएगा। ये h कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, 2 सेम, q सेम, दोनों का चार्ज सेम होता है और दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m के, तो t क्या हो गया, इन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, यानी जिसका मास ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसको प्रोटॉन के मुकाबले कम टाइम लगेगा। तो यही पूछा गया था, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है तो उसको कम टाइम लगेगा नीचे गिरने में। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है AIPMT 1998 का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज, देन काइनेटिक एनर्जी गेन बाय पार्टिकल आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस y। मतलब एक चार्ज है जिसका, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास m है, उसको रेस्ट पर से रिलीज कर दिया गया है, रेस्ट पर से रिलीज कर दिया गया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, 0। तो बताना है आपको कि यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पर का 0 है तो यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी बताना है आपको, बेसिकली गेन इन, अटेन इन काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय पार्टिकल। तो हमें यहाँ पर का बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो अगर यहाँ पर का हमें वेलोसिटी पता चल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो इस पे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE, और F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन QE, तो A यहाँ से आ जाएगा QE अपॉन में M। गॉड से देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला लगा दें, हमारे पास y दिया हुआ है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 2a हम निकाल चुके हैं, QE अपॉन में m, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y, ये आ गया। हमें तो निकालना काइनेटिक एनर्जी, इस मास को इधर भेजिए, mv स्क्वायर, इस 2 को नीचे ले आइए, हाफ, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली QEY।
ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो कितना अटेन हुआ, QEY, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन लेकिन AIPMT का ही क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन कभी कभी बेटा इंट्रेंस टेस्ट में पूछ दिया जाता है। क्या पूछा गया, ये फील्ड लाइंस दिया हुआ Q1 Q2 के लिए और आपको बताना दोनों की पोलैरिटी, Q1 Q2 पे कैसा चार्ज है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर सारा फील्ड लाइन यहाँ भी टर्मिनेट हो रहा है और इस पर भी आ रहा है, देखिए टर्मिनेट हो रहा है, इस पर भी टर्मिनेट हो रहा है, इस पर भी टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि दोनों का दोनों क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2010 का। इसमें क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर साइड है, स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, इसका साइड कितना है L, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। और वो इस प्लेन पे रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है जो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन PMT में पूछा गया है कि एक स्क्वायर सरफेस रखा हुआ है इस प्लेन में और इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, स्क्वायर के हॉरिजॉन्टल सरफेस के हॉरिजॉन्टल साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, सॉरी थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, नॉट 30 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो ध्यान से देखिए E तो E रहेगा, एरिया हो गया L स्क्वायर और थीटा जो एंगल होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन में है और एरिया का डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। देखिए ये इतना आसान था क्वेश्चन PMT में आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेडिकल टेस्ट 2016 में आया हुआ। ये क्या पूछा गया है कि एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना है, 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, उस पर कितना टॉर्क लग रहा है ये दे रखा है, और आपसे पूछा है कि उस डाइपोल का चार्ज कितना होगा और डाइपोल का लेंथ भी दे रखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए मेडिकल टेस्ट में, इतना आसान क्वेश्चन। टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला बस लिख देना, PE sin थीटा। टॉर्क कितना दे रखा, 4, P कितना होता है, P टाउ इज इक्वल टू P क्या होता है, Q इंटू में 2A इंटू में E साइन थीटा। मैंने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2A। टॉर्क कितना दे रखा है, 4, Q आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल पूरा 2A हुआ, ये डिस्टेंस ऑफ डाइपोल कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री विच इज 1। तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू Q इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये 2 से ये आ जाएगा, 2 यहाँ कट के 2 आ गया और ये नीचे चला जाएगा, तो Q कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 विच इज 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम, दिस इज राइट आंसर। अब देखिए बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है AIPMT 2012 का क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है कि एक क्यूब है और इसके कॉर्नर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, कॉर्नर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। देखो बच्चों अगर किसी भी क्लोज सरफेस से पूरा चार्ज पास होता है तो फ्लक्स कितना होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो चार्ज है Q ये इसके कॉर्नर पे रखा हुआ, अंदर तो रखा नहीं हुआ। अगर अंदर रखा होता तो ऑप्शन क्या हो जाता, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये अंदर नहीं रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ। तो आपको ये देखना होगा कि कोई चार्ज स्फेरिकल मान लीजिए चार्ज है, तो इसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर है। अगर कोई स्फेरिकल चीज कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इसका कितना पार्ट इसके अंदर है, वही इसका चार्ज इनक्लोज होगा। तो उसको समझिए, अगर कोई चीज कॉर्नर पे रखा हुआ, देखो इस कॉर्नर पे रखा हुआ यहाँ पे, तो इसको कंप्लीटली छुपाने के लिए कितना क्यूब और लगेगा। देखो एक ऐसे है यहाँ पे रखा हुआ इस कॉर्नर पर, तो एक तो इधर से लगाना पड़ेगा, है ना, 2 इसके सामने से लगाना पड़ेगा,
लेकिन ये जो कॉर्नर पे अगर यहाँ पे रखा हो तो ये ऊपर अभी भी दिख रहा होगा, तो 4 और ऊपर से ऐसे छिपाने के लिए लग जाएगा, यानी कि 8 को डालना पड़ेगा, 8 क्यूब को डालना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा कॉर्नर का 4 छिप जाएगा। यानी इसको पूरा छिपाने के लिए 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। फिर से समझिए, यहाँ पे रखा हुआ है और ऐसे गोल सा बना हुआ था, यहाँ पे एक आएगा क्यूब, एक क्यूब यहाँ आएगा, एक क्यूब यहाँ आएगा, लेकिन ऊपर तो अभी भी दिखेगा, स्फेयर है तो ऊपर ऊपर यहाँ भी दिखेगा अभी, तो इसको छिपाने के लिए 4 क्यूब और लगेगा। यानी एक क्यूब में अगर एक चार्ज को छिपाने के लिए पूरा 8 क्यूब की जरूरत पड़ रही है, तो एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज गया, Q/8। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, चार्ज इनक्लोज हो गया। हमारा टोटल फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इस कॉर्नर पर का जो चार्ज है Q, तो इसके अंदर कितना चार्ज गया, ये अंदर जो क्या कितना चार्ज गया, ये गया Q/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।